आज कौन सा टॉपिक शुरू करना है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अच्छा, एक बार बताओ, इस वीक तुम्हारा टेस्ट है ना ईएमआई का? यस मैम। यस मैम। ईएमआई के हम लोगों ने पीवाईक्यूज लगा लिए थे क्या? हम लगाए थे थोड़े बहुत लगाए थे। ईएमआई के शायद लगाए थे, है ना? एक काम करते हैं, ईएमआई का रिवीजन टाइप कर लेते हैं आज, है यस मैम। मॉड्यूल ma'am. से। तुम्हारा टेस्ट है तो मॉड्यूल से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो मॉड्यूल देख लेते हैं। तो तुम्हें फॉर्मूले वगैरह आज जो भी चीजें हैं वो सब रिवाइज होगा। बाकी तुम लोग तो रिवीजन कर रहे होंगे ना घर पे? वो भी कर ही रहे थे। यस मैम। हाँ, एक रात पहले ही करना टेस्ट से, ठीक है? 2 दिन पहले। क्वेश्चंस तो देखो, डेली तुम्हें से 7 कर दिन रहे थे तो हैं। तुम्हें क्वेश्चन डेली 10-10 तो क्वेश्चन लगाने ही थे। दूसरा सब्जेक्ट भी था, उसके भी करने थे। अच्छा, इस वीक तुम्हारा एक तो फिजिक्स का है और एक मैथ्स का है ना? केमिस्ट्री है। यस मैम। अच्छा, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक तुम्हारा फ्लक्स ही आया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है ना? तुम लोग पहले तो मैं ये चैट बॉक्स है ना, ये क्लोज ही कर दूंगी अगर तुम लोगों ने देखो ज्यादा वो बातें करी तो। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स सेम तुम्हारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह है कि फ्लक्स को अगर चेंज करेंगे तो कैसे चेंज कर सकते हैं? देखो, फ्लक्स को या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके, या और उसके अलावा क्या चेंज कर सकते हैं फ्लक्स में? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाँ, या तो बी चेंज कर सकते हो या फिर एरिया चेंज कर सकते हो या इन दोनों के बीच का एंगल। तो अच्छा, अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फ्लक्स के चेंज होने से क्या प्रोड्यूस होता है हमारे पास? इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ प्रोड्यूस होती है ना हमारे पास। फ्लक्स चेंज किया जिससे ईएमएफ इंड्यूस होगी, और उस ईएमएफ की वजह से क्या बनेगा? इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, है ना? ये हमने यस देखा था मैम। कि यानी फ्लक्स के चेंज होने से करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब ये इसके बाद आती है तुम्हारे पास डायरेक्शन। तो जो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन कौन बताएगा? लेंज लॉ, है ना? बट उसका मैग्नीट्यूड किसने डिस्क्राइब किया था? फैराडेज लॉ ने। क्या बोला था कि जो भी तुम्हारी ईएमएफ इंड्यूस होगी वो किसके बराबर होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। जो भी तुम्हारा फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी क्या होगी? ईएमएफ होगी। तो ये ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? E इक्वल्स टू माइनस d∅dt। नेगेटिव साइन का इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन है? कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या करेगी? अपोज करेगी तुम्हारे फ्लक्स के चेंज का। तो मैग्नेटिक एसआई यूनिट क्या है फ्लक्स की? वेबर। तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो,
क्या कह रहा है, एक कॉइल इज प्लेस्ड इन ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, एक कॉइल को रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, पैरेलल टू द प्लेन है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और ये रिंग जो है पैरेलल है प्लेन ऑफ द कॉइल के, तो ये इसमें तुम्हारा ईएमएफ क्या हो जाएगा, देखो बी ए कॉस थीटा होता है, बी ए कॉस थीटा, फ्लक्स तुम्हारी ये होता है। तो इस केस में तुम्हारी फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर देखो बाहर की तरफ आएगा, इस रिंग का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। तो इसकी वजह से फ्लक्स कितना हो गया तुम्हारा इस केस में, 0। ठीक है, अब फोर्थ वाले केस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स है, बिल्कुल ठीक। और एरिया वेक्टर मुझे बताओ कहाँ आएगा, बाहर की तरफ, तो एंगल तो 180 डिग्री बना, तो एंगल की वजह से तो फ्लक्स 0 नहीं होना चाहिए। और क्या रीजन है, फ्लक्स तो है बी ए है ना, फ्लक्स तो तुम्हारे पास है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में एंगल जो बन रहा है वो 180 का बन रहा है, तो दैट मीन्स फ्लक्स मिलेगी। बट इस फ्लक्स का जो रेट है वो चेंज नहीं हो रहा, तो रेट ऑफ फ्लक्स 0 है, जिसकी वजह से पूछा क्या था तुमसे, ईएमएफ। तो ईएमएफ इंड्यूस क्या हो जाएगी बच्चों, 0। ठीक है, तो डायरेक्शन बताओ ये क्वेश्चन नंबर 8 में। करंट की डायरेक्शन, फ्लक्स देखो क्या बी भी चेंज, बी ए cos थीटा। पहले केस में देखो तुम्हें देखना है फ्लक्स का चेंज, डायरेक्शन बतानी है कि दोनों लूप में करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉक या एंटी क्लॉक। करिए क्वेश्चन नंबर 8। हमने ईएमआई के बहुत सारे पीवाईक्यूज ऑलरेडी लगा लिए हैं, ठीक है, तो एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं, वो जरूरी है। तो देखो पहले में क्या है, जो तुम्हारा ये लूप है, ये पहले में क्या है, देखो जो पहला है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है ये तुम्हारी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस करेगी। तो देखो इस केस में अगर ये तुम्हारी बी ऐसे जा रही है ऊपर, तो इस केस में तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है बी, वो चेंज नहीं हो रहा है ना, जितना इस पॉइंट पे है उतना ही इस पॉइंट पे रहेगा ना, एरिया चेंज हो रहा पहले। बट सेकंड केस में देखो ये इधर जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, कम हो रही है ना। बी क्या बी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि ये जो लूप है मैग्नेटिक फील्ड से दूर जा रहा है। स्ट्रेट कैरिंग वायर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, μ0I/2πr। तो जितना ब्लॉक दूर जाएगा तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होती जाएगी। तो बच्चों अगर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है तो अपोज हो गया, करंट क्या करना चाहेगा, इसको अपोज। तो करंट किस तरीके से फ्लो करेगा, पहले तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ट्स डायरेक्शन में है, ठीक है, ये रहा इनवर्ट्स। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, किस डायरेक्शन में है, उसको क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। तो इस तरीके से आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो करंट है इंड्यूस हुए उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी इनसाइड हो। तो इनसाइड कब आएगा, जब करंट कैसा होगा, डायरेक्शन देखो ऐसे करोगे तो तुम्हारा थंब इंडिरेक्ट आ रहा है ना, क्लॉकवाइज, तो ये होना चाहिए। देखो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है किस डायरेक्शन, क्या है, इनसाइड। तो यानी जो इंड्यूस ईएमएफ आएगी, जो इंड्यूस करंट आएगा वो इसको क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। तो बढ़ाएगा कैसे, इसको सपोर्ट करके सेम डायरेक्शन में करंट लेके आएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। पहले में तो हमारे में फ्लक्स ही चेंज नहीं हुई क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, कांस्टेंट थी, है ना, पहले वाले में हमने बोला। तो पहले वाले में कोई चेंज नहीं है। दूसरे वाले में क्या होगा, डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन इनवर्ड डायरेक्शन टू अपोज द फ्लक्स इंड्यूस शुड बी क्लॉकवाइज। तो सेकंड केस में हमारे में क्लॉकवाइज हो जाएगा, हो जाएंगे इस तरीके के क्वेश्चंस। यस चलो मैम। देखो, तुम्हें एट द एंड क्या देखना है, फ्लक्स कभी भी तुम्हें डायरेक्ट नहीं पता चलेगी कि बढ़ रही है या घट रही है। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड के जरिए देखना है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तुम्हें निकालनी आती है, स्ट्रेट वायर की वजह से पता है मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो यूज दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। दूसरा है लेंस लॉ। तो देखो लेंस लॉ किस प्रिंसिपल पे बेस है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पे बेस है। ठीक है, क्या कहता है ये डायरेक्शन, जो फराडे के बाद में जो ये डायरेक्शन लगी है ना d∅dt, ये किसने दी है, ये लेंस ने ही बोला है कि माइनस क्या दिखा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन की, जिस मतलब उसको अपोज करेगा चेंज ऑफ फ्लक्स को। ये हम लोग थ्योरी है, इसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है, बस यहाँ से देख लो। E इक्वल्स टू माइनस d∅dt। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ कॉइल है तो क्या लग जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी ये d∅dt चेंज इन फ्लक्स है। करंट निकालना होता है क्या होता है, EMF बाय R, है ना। I क्या होता है, V बाय R बाय ओम्स लॉ। V क्या होती है तुम्हारी EMF। तो सिमिलरली E क्या है, इंड्यूस्ड EMF। अगर इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट I। क्या आवाज नहीं आ रही भाई। अब देखो इंड्यूस्ड करंट आया है ना, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ। अब ये देख लो इंड्यूस्ड करंट जो है उसमें क्या क्या चीजों पर डिपेंड करेगा और क्या क्या चीजों पर डिपेंड नहीं करेगा। तो देखो क्या है, इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो चार्ज फ्लो होगा वो डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम बट डिपेंड्स ऑन द टोटल चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब कितना फ्लक्स चेंज, जितना फ्लक्स चेंज होगा, सिंपल सी बात है, उतना ही तुम्हारे में क्या प्रोड्यूस होगा, EMF। जितनी EMF प्रोड्यूस होगी उतना ही करंट प्रोड्यूस होगा। तो डायरेक्टली इससे बोला है कि जो चार्ज फ्लो है वो डिपेंड करेगा तुम्हारे किससे, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज पर। तो ये क्यू क्या, देखो ये क्यू क्या है, चार्ज। तो क्यू भी किसके प्रोपोर्शनल दिखाया हुआ है, चेंज इन फ्लक्स के। ठीक है, रेजिस्टेंस पे तो करेगा ही करेगा क्योंकि करंट जब निकालेंगे तो वो V बाय R है, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस पे तो फर्क पड़ेगा ही। और EMF इंड्यूस इन द सर्किट डज नॉट डिपेंड अपॉन द, पर जो तुम्हारी EMF है वो तुम्हारे रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। तो देखो ये चीजें बेसिक है। सुनो, जो EMF इंड्यूस्ड हुई है तुम्हारे सर्किट में वो किसकी वजह से इंड्यूस हुई है, EMF फ्लक्स के चेंज की वजह से, है ना। तो उसमें कभी भी तुम्हारे रेजिस्टेंस का कोई भी लेना देना नहीं होगा। किसके केस में, जब हम इंड्यूस, अरे बच्चों आवाज आ रही है क्या, यस मैम। अच्छा कैमरा ऑफ है, एक सेकंड। हाँ, तो इंड्यूस्ड EMF का लेना देना क्यों नहीं है, देखो ये पॉइंट जो लिख रहा है, EMF इंड्यूस्ड डज नॉट डिपेंड, क्योंकि EMF जो है वो बनती किसकी वजह से है, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। ठीक है, तो वो डिपेंड नहीं करेगी। पर जब करंट तुम निकालते हो तो फॉर्मूला क्या निकाला है तुमने, V बाय R। बट जब बात आएगी करंट और चार्ज की, कि चार्ज डिपेंड करेगा या नहीं रेजिस्टेंस पे, तो डेफिनेटली चार्ज और करंट तुम्हारा रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, फ्लक्स पे। तो फ्लक्स पे तो करेगा ही करेगा। EMF किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी, सब सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, जितने टर्न्स होंगे ज्यादा EMF इंड्यूस्ड होगी। और सबसे बड़ा मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने पे दूसरा क्या है, देखो रिलेशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, ये भी क्या है, एक तरीके का चेंज इन फ्लक्स है। बोलो, मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो इसकी वजह से भी क्या चेंज होगा, फ्लक्स। तो ये भी उसी का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। क्रॉस सेक्शन एरिया, इसकी वजह से भी क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इसकी वजह से भी क्या चेंज होगा, तुम्हारा फ्लक्स। तो सारी चीजें जितनी भी लिखी हुई है कुल मिला के तुम्हारी किस चीज को चेंज कर रही है, फ्लक्स को।
तो ईएमएफ अगर डायरेक्टली लिखना चाहो तो ईएमएफ किस किस चीजों पे डिपेंड कर रही है? एक तो तुम्हारे फ्लक्स पे, दूसरा तुम्हारे नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो बहुत बेसिक चीजें हैं। और सिर्फ करंट किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? आई और क्यू की बात करूं, चेंज ऑफ फ्लक्स और रेजिस्टेंस, इन चीजों। अच्छा, फ्लेमिंगो, इनसे हम लोग क्या निकालते थे? डायरेक्शन, है ना। फ्लेमिंगो राइट हैंड रूल से हम लोग क्या निकालते थे कि डायरेक्शन क्या होगी इंड्यूस करंट की। तो ये तुम्हारा क्या है? मोशन ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो ये वाली फिंगर है ये देगी इंड्यूस करंट। तो तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे इस तरीके से, ये मोशन ऑफ कंडक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये इंड्यूस करंट। और मैंने तुम्हें इसके लिए वो भी सिखाया था, राइट हैंड पाम रूल, उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोशनल ईएमएफ। देखो ये अब अभी तक तुम लोगों ने देखा कि जो ईएमएफ जनरेट हुई, अभी तक देखो, अभी तक जो इंड्यूस्ड ईएमएफ तुमने बनाई थी, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रही थी, वो किसकी वजह से चेंज हो रही थी? फ्लक्स के चेंज होने से, ठीक है। अब क्या देखा गया? एक ईएमएफ ऐसी भी है, मतलब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ही है, बस इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या बोला गया है? मोशनल ईएमएफ। क्यों? क्योंकि ये ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस हो रही है? जब आप किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव कराते हो, है ना। तो ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है कि जब एक कोई भी कोई भी कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड में जब v वेलोसिटी से चलेगा, उस केस में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। और वो ईएमएफ हमारी कितनी आई थी? बीएलवी, है ना, बल्ब। मैंने सिखाया था मोशनल ईएमएफ क्या होती है? बल्ब, बीएलवी, बल्ब, ठीक है। इस केस में क्या होता था कि हर पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स निकाला था ना, कि ये चार्ज तुम्हारा, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के पास क्या होंगे? बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, देखो। तो मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी, है ना। तो वहां पर जब पूरी थ्योरी निकाली थी तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आई थी बल्ब, बीएलवी। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। v क्या है कि ये कंडक्टर किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, l क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये तुम्हारा बल्ब है। ये क्या है? ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला। इसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे, वो कर लेते हैं एक बार। ये एक्सप्लेनेशन है, ये हमने देखा था कि चार्ज पार्टिकल्स को देखेंगे, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा तो दोनों पॉजिटिव पे चार्ज पार्टिकल्स इधर जाएंगे और वो उधर पार्टिकल में जाएंगे, तो उन दोनों की वजह से ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। इसी ईएमएफ को बोला गया है इंड्यूस्ड ईएमएफ और मोशनल ईएमएफ। क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट केस में बताओ, देखो बीएलवी, इस केस में इस केस में जो चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है, बीएलवी तीनों एक दूसरे से क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर। बी भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, एल भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, वी भी, यानी तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए भाई? परपेंडिकुलर। अदरवाइज ईएमएफ क्या हो जाएगी? जीरो। देखो यहाँ पे, देखो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इनवर्ड्स, मान लो के कैप, ठीक है, माइनस के। वी कहाँ पे है? एक्स एक्सिस में। लेंथ कहाँ पे है? जे कैप में। तो तुम देख लो, सारे क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर कोई भी चीज एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा? जब मोशनल ईएमएफ, बोलो कितना हो जाएगा? जीरो। तो मोशनल ईएमएफ में याद रखो, जो तुम्हारा ये बल्ब वाला डेफिनेशन है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ये क्वेश्चंस हैं, करिए। पहला देखो, वेलोसिटी और बी दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, है ना। बी भी एक्स एक्सिस में और बी भी से एक्स एक्सिस में। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ईएमएफ जीरो। हाँ। दूसरे में बताओ, जीरो। सब में जीरो आ रहा है। सेकंड में भी जीरो, क्योंकि बी इनसाइड है और वेलोसिटी और लेंथ इसमें दोनों में सेम डायरेक्शन में, तो इसमें जीरो। इसमें बोलो जीरो, क्योंकि तीनों इसमें भी क्या है? जीरो।
एक ना एक वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, तो इस केस में तीनों में क्या हो जाएंगे, तीनों में हमारे पास 0। ठीक है, ये क्या है, सर्कुलर कॉइल है, करो इसको। A circular coil of radius r is moving in the magnetic field with velocity v. EMF across diametrically opposite points A and B. तो मैग्नेटिक फील्ड भाई इनसाइड, वेलोसिटी ऊपर वाली डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर देख लो। VLV लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, 2 पाई आर है ना, इसमें लेंथ क्या हो जाएगी 2 पाई आर। तो ईएमएफ कितनी हो जाएगी डायग्राम AB के अक्रॉस, यहाँ पे रेडियस आर है तो 2r भी मान सकते हो, हाँ 2r मान सकते हो सीधा। ठीक है, 2r VB, यस 2r VB। इस केस में बताओ 11th वाले में, मुझे क्या चाहिए, देखो मुझे लेंथ चाहिए है ना, मुझे तो सिर्फ लेंथ चाहिए, कैसा ही वेक्टर हो मेरे को एंड में देखना है कि किस लेंथ से वो फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे भी एल तुम्हें गिवन है, वेलोसिटी पर कुछ ऐसे है कि ये लेंथ है तुम्हारी कंडक्टर की, और ये ऐसे वेलोसिटी से मूव कर रहा है कुछ, ये एल है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है, तो देखो कौन सा वेलोसिटी का वेक्टर है जो फील्ड बनाने में हेल्प कर रहा है। भाई v के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे ना, एक तो इधर हो जाएगा v साइन थीटा लगा लो, एक इधर हो जाएगा कॉस थीटा, तो विच कौन सा हेल्प कर रहा है, ये तो साइन, एक तो इसी के लाइन में आ गया तो वो तो उसकी वजह से तो फ्लक्स 0 है। मैम साइन थीटा। एक जो तुम्हारे इस वाले में परपेंडिकुलर होगा लेंथ के, वो हेल्प करेगा। तो कौन सा कॉस थीटा आएगा पैरेलल में या साइन थीटा आएगा, एक बार चेक करो। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है, मैम साइन थीटा है। ये वेक्टर इधर की तरफ है ना, ठीक है। VLV साइन, तो इसमें कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा, साइन थीटा। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं सिमिलरली इस तरीके से, तो ये एंगल थीटा है, दिस विल इक्वल्स टू कॉस थीटा, और ये साइन थीटा किसकी वजह से बनेगा, VLV साइन थीटा की वजह से। 12th करिए, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा अच्छा, इसमें तो डायरेक्ट आंसर गिवन है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, समझा देते हैं। एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, इस कीप्ड पैरेलल टू द करंट कैरिंग वायर, यानी ये करंट कैरिंग वायर है, इसके पैरेलल में एक रॉड रखी हुई है जिसकी लेंथ एल है। ठीक है, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द वायर, ये इधर जा रही है वेलोसिटी v से। अब ईएमएफ देखो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो जाएगी बच्चों, इनवर्ट्स। मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो यानी सब चीजें क्या है, परपेंडिकुलर है, तो सिंपल सी बात है ई किसके बराबर आ जाएगा, BLV। पर अब तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड भी लिखनी है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर की हमें स्ट्रेट लाइन कंडक्टर के लिए पता है कितना होगा, कितना होता है, जो ये डिस्टेंस है कितनी दूरी पे है, x दूरी पे, तो ये x है, b कितना हो जाता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r है, तो ये कितना हो जाएगा x, और ये क्या हो गया LV एज इट इज, तो E इक्वल्स टू म्यू नॉट पाई। तो यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला तुम्हें जरूर याद रखना है, लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर का क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, याद रखना, बार बार काम आ रहा है। ये करो क्वेश्चन नंबर 13। तो हाँ करिए।
इंडक्टर भी करना है, जल्दी जल्दी करो। डिस्चार्जिंग भी करनी है। देखो एक लूप है एज शोन इन द फिगर, दूर जा रही है, ठीक है, तो एक्स दूरी पे है, ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड देख लो इनवर्स हो गई। भाई बताओ, ये इस तरीके के क्वेश्चन तो बहुत कराए थे मैंने। अगर तुमने रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी देखे होंगे ना, वो भी याद होंगे, तो भी हो जाना चाहिए। आंसर नहीं आ रहा भाई, एलिमेंट ले लो, एलिमेंट लेके कर लो इस तरीके से। करिए। डीएक्स एलिमेंट ले लो। बी एल बी होता है, बी तो चल रहा है, ठीक है, एल लेंथ भी गिवन है तुम्हें, जो भी है। मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो अभी मैग्नेटिक फील्ड देखो हर पॉइंट पे अलग अलग आएगा, है ना, क्योंकि एक्स पे डिपेंडेंट है, तो क्या करेंगे, एलिमेंट लेके करेंगे। तो पहले एक काम करो, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, कितना आएगा पूरी वायर की, यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। मान लो ये यहाँ से कितने डिस्टेंस दूरी पे है, एरिया इसका मान लो ये हो गया dx, ये इससे x दूरी पे मान लो म्यू नॉट आई 2 पाई x dx, और इंटीग्रेट कर दो कहां से कहां, x से लेके x प्लस कहां तक होगा बोलो इंटीग्रेट। भाई इसमें क्या, मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे अलग अलग है ना, क्योंकि x पे डिपेंडेंट है। देखो इस पॉइंट के लिए अलग आएगा, इस पॉइंट के लिए अलग आएगा, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो पहला पॉइंट कितनी दूरी पे आ रहा है, x दूरी पे, और दूसरा पॉइंट कितनी दूरी पे आ रहा है, x प्लस बी। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां कर सकते हैं हम लोग, x से लेके x प्लस बी तक। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या यहाँ से क्या आएगा, देखो ये ना, म्यू नॉट आई 2 पाई, हमने क्या किया था, म्यू नॉट आई 2 पाई x dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कहाँ, पहला पॉइंट x पे था, लास्ट पॉइंट x प्लस बी पे था, तो वहां पे इंटीग्रेशन लगाया, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग हो जाएगा, तो लॉग x प्लस बी अपॉन लॉग x, तो यू विल गेट, वहां से तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की, फिर वहां पे मल्टीप्लाई कर दोगे एल और बी के साथ, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं होगा। और देखो कैसे कर सकते हैं, इमोशनल ईएमएफ से भी कर सकते हो डायरेक्ट। अगर तुम ये वाली अगर इंटीग्रेशन नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट करना चाहते हो, देखो एक ये मेथड देख लो,
ये वाली एक बार ये वाली वायर देखो जो मैंने हाईलाइट करी है। अब इसमें मोशनल ईएमएफ लगाओ। ये एक लेंथ होगी ना एक कंडक्टर की, जैसे अभी सिर्फ इंडिविजुअली एक लेंथ उसके लिए कर रहे थे कंडक्टर के लिए, तो ये है। और वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है और इसका लेंथ भी इस डायरेक्शन में, तो इसके लिए तुम्हारी इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी हो जाएगी इस वाली वायर के लिए, बोलो। भाई वी भी इधर है, देखो वी कहाँ है, इस डायरेक्शन में, और लेंथ कहाँ है, इसी डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो बीएलवी के अकॉर्डिंग इस वाले में कितना आना चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ है? 0. तो बोलते नहीं, बोल क्यों नहीं रहे? 0 आएगा ना। तो ऐसे सिमिलरली इस वाले के लिए देखो, ये वाली जो वायर है ये, इसमें भी वी इधर है और ये तुम्हारा लेंथ भी इधर की तरफ है, तो इसके लिए तुम्हारा वो ईएमएफ 0 होना चाहिए, है ना, मोशनल ईएमएफ की वजह से। अब सिर्फ और सिर्फ कौन कौन सी वायर बची तुम्हारे पास, एक तो ये वाली और एक ये वाली। मोशनल ईएमएफ से इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं। ये वाली कितनी दूर है, बीएलवी लगाओ, इसकी वजह से ईएमएफ बनाया, फॉर्मूला है बीएलवी। तो एलवी एज इट इज, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, कितनी दूरी पे है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। देखो कितनी दूरी पे ये पहली वायर एक्स दूरी पे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स एज इट इज आ गया, ये रहा। दूसरी वायर कितनी दूरी पे है, ये वाली देखो एक्स प्लस बी, तो दूसरे की वजह से ईएमएफ 2 कितना हो जाएगा, देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स प्लस बी और एल वी, तो दोनों की वजह से आ गया। अब दोनों को क्या कर दोगे, माइनस, ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा नेट ईएमएफ, ठीक है। तो इसमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं रही अगर मोशनल ईएमएफ से करा है तो, दोनों तरीके से कर सकते हो। आगे बढ़ू, Yes, ma'am. चलो ये वाला क्वेश्चन करो, 14 आंसर आना चाहिए इसका। क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और ये दिखाना जरूरी है, ए डिस्टेंस पे है और ये पूरी लेंथ एल है। देखो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अभी यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन मत करो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए एल वी। दूसरा कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए प्लस एल और एल वी, दोनों को क्या कर दोगे, माइनस, ठीक है, ये 1 है और ये सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो कर दो म्यू नॉट आई अपॉन
एल वी 2 पाई कॉमन ले लो, यहाँ से 1/a माइनस 1/a प्लस एल। देखो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो इस तरीके से। तो ये सारे इसी तरीके के क्वेश्चंस है इंटीग्रेशन वाले, देख लेना इनको एक बार। अब आ जाओ इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन, है ना। कि रोटेशन अभी तो क्या कर रहा था हम लोगों ने, मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रखा हुआ था, उसको v वेलोसिटी से मूव करा रहे थे। शर्त ये थी कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। अभी क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे। जैसे मान लो ये तुम्हारा कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अब मैं इस कंडक्टर को क्या करा रही हूँ, देखो ये मेरा एक कंडक्टर है, कंडक्टिंग रॉड है, इसको मैं ओमेगा वेलोसिटी से घुमा रही हूँ। मतलब अब हम कराएंगे रोटेशन। तो देखेंगे कि जब रोटेशन कराएंगे तो भी क्या जनरेट होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ जनरेट होगी। तो वो ईएमएफ जो यहाँ पे जनरेट हो रही थी वो कितनी आई थी बच्चों, ईएमएफ इंड्यूस कितनी आई थी, वी ओमेगा आर बाय। रोटेशन की वजह से क्या आई थी कि अगर एक कंडक्टिंग वायर है और मैग्नेटिक फील्ड है इसमें ये, और तुम इसको रोटेट कर रहे हो, तो इस केस में जो तुम्हारी ईएमएफ आई थी ये आई थी 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये हम लोगों ने बहुत डेरिवेशन भी किया है, तो अभी सिर्फ रिजल्ट याद करो, डेरिवेशन नहीं करेंगे। ठीक है, 16th क्वेश्चन करना एक बारी। तो ये देखना, जो ये अभी ओमेगा घुमाया है ये हमने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से रोटेट किया है। यहाँ पे एम और क्यू के बीच में है, करो। पी पॉइंट से रोटेट कर रहे हो, ठीक है। एम मिड पॉइंट है, तो आपको ईएमएफ किस किस के बीच में निकालनी है, एम और क्यू के बीच में। अब ये क्या है देखो, अब जो तुमने ये वाला फॉर्मूला है ना 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो ये ईएमएफ किस किस के पॉइंट में बता रहा है, एंड पॉइंट्स के बीच में, ए और बी के बीच में। बट अब तुमसे क्या पूछ लिया कि अगर ये एक रॉड है, पी पॉइंट से घुमा रहे हो, तो मुझे ईएमएफ इंड्यूस बताओ एम और क्यू के बीच में, यानी मिड पॉइंट और ये इन दोनों के बीच में बताओ। ए और बी के बीच में तो इतनी है, तो इन दोनों के बीच में कितनी हो जाएगी, ये बताना। मैम 75 वोल्ट। वेरी गुड, 75। ये मैंने डायरेक्ट रिजल्ट भी तुम्हें लिखवा रखे हैं, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने रिजल्ट सीधे सीधे लिखवाए हुए हैं। इस दोनों वोल्ट का कितना है, ई से पी क्यू का तुम्हें पूरा गिवन है कितना, 100 वोल्ट, ठीक है। और ई पी क्यू किसके बराबर है, ये रहा 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो पीएम वाला कितना हो जाएगा, इसका लेंथ हाफ हो गया, तो ये L/2 का स्क्वायर हो गया। और ये पूरा तुम्हारा ये यहाँ से इन मिड पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट के बीच का कितना आया है, 3/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। उसके बाद डायरेक्ट 3/8 को तुमने क्या कर दिया 100 से। तो ये सीधे फॉर्मूले हैं भाई, ये डिराइव कराए हुए हैं, तुमने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, हैं? प्रैक्टिस ही नहीं है, फॉर्मूले याद नहीं है, ये फॉर्मूला मैंने डिराइव करवाया है तुम्हें, मिड पॉइंट वाला। ये देखो ये वाले भी कराए हुए हैं कि चाहे कितने भी हम लोग ये लगा दें सेंट। ये रिकॉर्डिंग लेक्चर्स देखो, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा तो भाई रिकॉर्डिंग लेक्चर्स देखो, ये अभी कॉन्सेप्ट तो मैं नहीं कराने वाली। ये थ्योरी के क्वेश्चन है, मैंने जहाँ पे वेलोसिटी, ये फोर्स, ये सब निकाला था हम लोगों ने। एंड को भाई कैसे थे कोई टेस्ट बताओ मुझे। शिवम के अलावा कोई नहीं बोल रहा है, क्यों भाई, क्या दिक्कत है?
बोलो। शिका, दिव्यांशु, अच्छा एक काम करना, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं हम कॉन्सेप्ट भूल चुके हैं, बहुत समय हो गया है, क्योंकि अब आपका मेजर टेस्ट भी था, ठीक है मान लिया, फुल सिलेबस टेस्ट भी हुए हैं, तो एक काम करना भाई, प्लीज प्लीज लेक्चर्स देख लेना, जो पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उसमें सब कराया गया है, ठीक है। अगर ये लग रहा है कि मैम एकदम भूल चुके हैं कॉन्सेप्ट, तो देखो एक दिन में तो मैं अभी कॉन्सेप्ट तो नहीं करा सकती, रोटेशन वाला भी कराया था कि अगर ये देखो इसमें एसी डायनामो वाला भी यूज होता है, उसमें भी क्या होता है, कॉइल को रोटेट कराते हैं, यहाँ पे भी यही है, तो इसमें जो ईएमएफ होगी वो किसके बराबर होती है तुम्हारी, बी ए एन ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो ये ईएमएफ है बी ए एन ओमेगा साइन ओमेगा टी, मैक्सिमम होगी जब साइन ओमेगा टी तुम्हारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये पोजिशन ऑफ कॉइल, ये सब चीजें कराई हैं। ना ऑप्टिक्स वाला काम, ऑप्टिक्स स्टार्ट कर देते हैं, कि मुझे तुम लोग एकदम ब्लैंक लग रहे हो भाई, तुम्हें मेहनत करनी है। कि तुम कहाँ मेहनत करते हो, पर टेस्ट है संडे को, और तुम लोगों के कॉन्सेप्ट एकदम सिर के ऊपर से गायब है, फॉर्मूले ये याद नहीं है। कितने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं इस संडे, हैंड रेज करो। ग्यारह बच्चे सिर्फ, 12, ठीक है 8। क्या करेंगे संडे वाले दिन, क्या संडे वाले दिन क्या करेंगे भाई, बस पढ़ो, मेरा कुछ नहीं है। तुम्हारा बैच मैं बता रही हूँ इतना अच्छा बैच था, पता नहीं क्या होता जा रहा है, तुम लोग को पढ़ने के नाम से एकदम जैसे भागने लगे हो। भावना, भावना थी पहले, भावना का तो अभी कोई रिप्लाई नहीं आता है। दिया भी बिल्कुल नहीं रिप्लाई करती है, कशिश भी नहीं करती है रिप्लाई। पहले लड़कियां इस ग्रुप की इतनी अच्छी थी। क्या भावना की तबीयत खराब है, प्रतिष्ठा मैडम तो कभी कभी आती हैं। इंदर के डेली नेटवर्क इशू रहते हैं, ठीक है। का क्या हाल है देखो, सबके हाल चाल मैं बताती हूँ। भावना चलो बीमार चल रही है, दिया मैडम भी कुछ नहीं बोलती हैं, ईशिका भी एकदम अब शांत रहती है, कनुप्रिया भी एकदम बस चुपचाप एकदम म्यूट मोड पे क्लास अटेंड करती है, कोई रिप्लाई नहीं आता भाई। क्या प्रतिष्ठा जब मन करता है जब क्लास अटेंड कर लेती है। सेजल क्लास हमेशा अटेंड करती है पर रिप्लाई कभी भी नहीं करती है, मैं इसको बोलती हूँ सेजल सेजल, सेजल नहीं रिप्लाई करती, ठीक है। शिवम तो 10 आईडी से ज्वाइन करता है, पता ही नहीं चलता कब शिवम बोल रहा है कब कोई और बोल रहा है, बट और हाँ, सुरेंद्र रिप्लाई करता है, सुरेंद्र के नेटवर्क इश्यूज ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये है। और ये बाकी के मैं बता रही हूँ, दिव्यांशु ये कभी कभी क्लास में दिखता है, आदित्य भी नहीं दिखता, और हर्ष क्लास ज्वाइन करेगा बाद में छोड़ के भाग जाएगा लास्ट होते होते। ये तुमने मुझे तो नहीं बताया कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। रिया कौन सा चैप्टर नहीं समझ आ रहा, आजकल में तो ऑप्टिक्स चल रही है, ऑप्टिक्स नहीं समझ में आ रही।
वो ऑप्टिक्स तो भाई थोड़ी टफ है, उसमें तो तुम्हें अपना इनपुट बहुत डालना पड़ेगा। ऑप्टिक्स में जब तक खुद घर बैठ के सवाल नहीं लगाओगे तो उस नहीं आएगी ऑप्टिक्स। किस किस को सेम प्रॉब्लम है ऑप्टिक्स के साथ? देखो तुम अपनी प्रॉब्लम तो मुझे सॉल्यूशन नहीं, मैं सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाऊंगी, पहली बात तो ये। और मैं ऑप्टिक्स का आगे सिलेबस ले जाती आऊंगी, तुम पीछे का भूलते जाओगे तो कोई फायदा ही नहीं। हैंड रेज करो जिनको अभी, रुको मैंने पहले सबके मैंने हैंड देखो कर भी दिए हैंड रेज। शिवम ने क्यों कर दिया? अच्छा मैम पहले से था। अच्छा, ऑप्टिक्स समझते समझते दिमाग, देखो भाई ऑप्टिक्स करनी पड़ेगी, इतनी टफ नहीं है। मैं अगर तुम्हें मैथमेटिक्स आती है, अभी मैं सबके हैंड लो लो कर दिए मैंने। अभी जिसको ऑप्टिक्स लग रहा है कि मैम बिल्कुल एकदम, देखो जिसको आ रही है थोड़ी बहुत भी ठीक है, जिसको बिल्कुल ऊपर से जा रही है हैंड रेज करो। शर्माओ मत, करो भाई, जब भी तो सॉल्यूशन मिलेगा। दिया, आदित्य, रितु, सेजन, प्राची, दिव्यांश। अच्छा, तो मतलब बिल्कुल ऑप्टिक्स सर के ऊपर से जा रही है। अब मैं ये जानना चाहूंगी, मुझे ये बताओ कि ठीक है सुरेंद्र, मेरा भी ठीक है। या एक बात बताओ, और प्राची, जितने भी लोग हैं, क्या तुम लोग घर पे प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस की? ऑप्टिक्स में जो भी सवाल है घर पे बैठ के दिमाग लगाया है? देखो सवाल के साथ जब तक लड़ोगे नहीं ना, जब तक सवाल तुम्हें जीतने नहीं देगा। ये जेई का पेपर है भाई, ठीक है। और मैं इतना ज्ञान देती हूँ ना, मैं तो सिर्फ सच बता रही हूँ, सिर्फ तुम्हारे बैच के अलावा मैं किसी को भी नहीं देती, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग मेहनती बच्चे हो। लोग कर लो, पर ये मैं तुम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, अगर तुम्हें कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है कि मैम ये नहीं समझ में आ रहा, तो बोलो भाई, समझाया तो जाएगा, क्या हो गया, मैं सिलेबस थोड़ा सा थोड़े टाइम तक हम स्लो चल लेंगे, कोई नहीं। हमारे पास अभी 4 महीने हैं, और ऑप्टिक्स ही ऐसा है जो टाइम लेगा, उसके बाद तो हम लोग फटाफट कर लेंगे। तो ऑप्टिक्स को ऐसे मत करो। अभी क्या करना है तुम्हें, देखो जितने भी तुम लोग हो जिनको ऑप्टिक्स नहीं समझ में आ रही है, अभी तो संडे को ये वाला टेस्ट दे लो, ठीक है। आज तुम्हारी क्लास है, क्योंकि ऑप्टिक्स का हम लोग अभी तक जो पढ़ा है पुराना रिवाइज कर लेंगे, डोंट वरी। अभी मैं आगे नहीं जाऊंगी स्फेरिकल मिरर्स पे। तो एक काम करना, अभी अपना ईएमआई पढ़ो, उसके बाद अभी मैं तुम्हें रिवीजन करा दूंगी ऑप्टिक्स की जो अभी तक पढ़ा है। मंडे से हम लोग जब स्टार्ट करेंगे एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। बस तुम एक काम करना, अपना संडे को टेस्ट देते ही ऑप्टिक्स लेके बैठ जाना, और अब प्लेन मिरर्स को पढ़ना। तुम्हारे पास मॉड्यूल्स हैं, ये मॉड्यूल्स उठा लो। तुम्हारे पास अगर कोई बुक है, हाँ जितना आना चाहिए ना वो एक ही बारी में नहीं आएगा भाई, ये ऑप्टिक्स है। पर ऑप्टिक्स का एक फायदा भी है कि अगर एक बार आ गया ना तो इसमें भूलने का चक्कर नहीं है। ऑप्टिक्स की एक खास बात भी है कि इसमें तुम्हें बार बार रटने वाली चीजें बिल्कुल नहीं है, एक बार आ गई तो ठीक है, बस बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। ऑप्टिक्स की ये खास बात है, क्योंकि प्योरली मैथमेटिक्स है, कॉन्सेप्ट कुछ कुछ है ना, तो ये खास बात है। तो क्या करोगे, संडे को एग्जाम देना, दोपहर में दो, जब तक दो दोपहर में दे देना सभी लोग। उसके बाद पूरी इवनिंग है तुम्हारे पास, पूरी रात पड़ी है, प्लेन मिरर्स के क्वेश्चंस करो। हाँ घर पर भी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा कुछ। मॉड्यूल्स उठा लो, मॉड्यूल्स के क्वेश्चन मैं तुम्हें अभी दे भी देती हूँ। ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स के मॉड्यूल्स में टिक लगवाती हूँ, सवाल जो तुम लोग को घर से प्रैक्टिस करने हैं। मॉड्यूल सबके पास है? बोलो सबके पास है मॉड्यूल? यस यस मैम। अब ये तुम्हारा ये भी होगा मैम रिसोर्स नहीं है, रिसोर्स नहीं, भाई मॉड्यूल से बड़ा रिसोर्स क्या लोगे, इसमें देखो दुनिया भर के सवाल है। ये हो गया तुम्हारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन,
ये ले देखो, एंगल ऑफ डेविएशन के क्वेश्चन अभी जो करे थे हम लोगों ने, प्लेन मिरर, रोटेशन, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। टॉपिक्स तो तुमने ऐसा नहीं मिलेगा जो नहीं पढ़ा हो, बस भाई तुम्हारी प्रैक्टिस की कमी है, तुम नहीं कर पा रहे हो। पहली बात तो सॉल्व्ड क्वेश्चन करो। पेज फॉर्म्ड बाय टू मिरर्स, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। प्लेन मिरर्स का ये भी हो गया है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर से पहले पहले तुम्हें सारा पढ़ना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट तुम बस सॉल्व ही कर लेना, जो भी अभी इसमें लिखा हुआ है ना तुम सॉल्व कर लेना। और जिसमें जो ऐसे बच्चे की मैम प्रैक्टिस हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, हम पढ़ चुके, तो उनके लिए क्वेश्चंस भी बता देंगे। क्या तुम्हें सॉल्व करना है? तो कितना बड़ा है भाई, 9 अभी तक चले ही जा रहा है, इतना बड़ा सिलेबस है तुम्हारा। यही पहली एक्सरसाइज जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर्स की एक्सरसाइज है। तो क्या है, एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए करना है, और एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 2 का भी प्लेन मिरर्स के जो भी क्वेश्चंस लगे, जो अभी जिनको लग रहा है कि टाइम है, तो प्लेन मिरर के एक दो कप सवाल इसमें भी मिल जाएंगे एक्सरसाइज 2 में, वो भी कर लेना। वरना एक्सरसाइज 1 में लिख देती हूँ यहाँ पे चैट बॉक्स में, एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए, एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए, ये जरूर करना है। इसे करने से पहले मॉड्यूल्स सॉल्व क्वेश्चंस, क्योंकि जब सॉल्व होंगे तभी अनसॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सॉल्व मॉड्यूल के भी नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, जो नहीं हो रहे उनको भेज देना मेरे पास। मॉड्यूल से अभी क्या कर लेते हैं, मॉड्यूल से रिवीजन कर लेते हैं। प्लेन मिरर, पॉइंट ऑब्जेक्ट, चलो ये वाला करो भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो, बेसिक एकदम। क्या है, सॉल्यूशन भी है तुम्हारे सामने, ठीक है, करो। ये तुम्हारा क्या है, मिरर है। इस मिरर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ये, यानी एक्स एक्सिस पे यहाँ पे जिसके कोऑर्डिनेट है ये 4, वाई एक्सिस पे यहाँ पे 2 है, और ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट है 3। तो ये वाला क्वेश्चन करो। क्या निकालना है, फाइंड द रीजन ऑन वाई एक्सिस ऑन विच रिफ्लेक्टेड रेज प्रेजेंट। तो रिफ्लेक्टेड रेज जहां जहां बने वो तुम्हें रीजन बताने हैं। जैसे कि कैसे बनेगी रिफ्लेक्टेड रे, डायग्राम बड़ा थोड़ा बना लेते हैं। मान लो ये तुम्हारा यहाँ पे मिरर है, तो मैंने तुम्हें क्या बताया, हमेशा रेज को कहाँ पे लो, तुम्हारे मिरर के एंड पॉइंट से, तो एजेस से लो। तो यहाँ से देखो क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ए पे, तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के एज, मिरर के एजेस से तुम्हें ले जाना है। यहाँ से गया, इंसिडेंट हुआ, टकरा के ये चला गया यहाँ पे, पहली एम पॉइंट।
ये रहा एन पॉइंट। तो तुम्हें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एम पॉइंट के और एन पॉइंट के, जो कि इसमें ऑलरेडी गिवन है। पर तुम क्या करो, सॉल्व करके मुझे भेजो कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे तुम लोगों को। ये रहा, ये कैसे निकालोगे, देखो लेंथ निकालनी है तुम्हें। निकालो। ये तो 2 है, ये कितना होगा, एम से लेके यहाँ तक ये निकालो, एम से एम। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, मुझे सेंड करो सभी लोग। ऑल दिस। भेजो। क्या करना है, देखो हमेशा याद रखना, लेंथ कब निकलेगी, पहले थीटास निकालो। तो थीटा निकालो, इसमें कौन सा थीटा कितना बनेगा। तो देखो ये वाली डिस्टेंस तुम्हारे पास 2 ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो ये वाला एंगल अगर तुम्हें मिल जाए, और ये वाली डिस्टेंस गिवन है, देखो मिरर से लेके ये वाली डिस्टेंस 4, तो ये तुम्हारे पास ये आ जाएगा ओ एम। बोलो आएगा कि नहीं, ओ एम आ जाएगा। कैसे, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस तुम्हारे पास है ऑलरेडी, चलो यानी ये एंगल आई और एंगल आर। तो ये थीटा कैसे निकाल सकते हो, ये देखो निकालो। ये ऑब्जेक्ट है, ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, थीटा कितना बनेगा, ये भी 2 है और ये वाली डिस्टेंस भी 2 है। देखो अगर ये इस वाले ट्राइंगल में लगाएं, ये एंगल और ये एंगल हमारे बराबर हो जाएंगे। देखो दिस एंगल थीटा और दिस एंगल थीटा है ना। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में लगाऊं ओ बी सी, इस ट्राइंगल में थीटा निकाल लो बच्चों, क्या हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आया, 2/2, 45 एंगल। तो दिस एंगल मस्ट बी 45 और दिस एंगल ऑल्सो मस्ट बी 45। बोलो 45 डिग्री आ गया, 1045, और 1045 कितना होता है 1। अब बेस कितना है तुम्हारा यहाँ पे 4, तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू बेस हो गया। अब परपेंडिकुलर कितना आ गया, ओ एम की वैल्यू 4 आ गई। तो देखो एम कितने कोऑर्डिनेट पे आ गया, 4 और 2 6। तो ये बच्चों कितना आ गया, एम 6 आ गया, जो कि यहाँ पे गिवन है ना। तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया 6। दूसरा कोऑर्डिनेट निकालो एन वाला, एम वाला समझ में आया। यस मैम। सुरेंद्र, भावना, यस तो देखो मैम। जब भी तुमसे पूछा जाए लेंथ, तो उसके लिए अभी तक जितने भी तुमने क्वेश्चन करे सब में थीटा चाहिए। तो कहीं ना कहीं से तुम्हें थीटा निकालना है बस, यानी थीटा का मतलब एंगल आई और एंगल आर। अब एन निकालो, ऐसे ही एन निकालो अपनी कॉपी में कि 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा।
आ रहे हैं मैम। एन आ रहा है, एन एम तो आ गया, एन निकालो। मैम मेरा भी आ क्या आ गया? रहा है। क्या आया है तुम लोगों का? एम आया है कि एन आया है? सेंड करो अगर जिस जिसका आ गया, फोटो खींच के भेजो मेरे पास व्हाट्सएप पे। चेक करूंगी। थोड़ा सा ऐसे देखा तरीके से, एम ऐसे, मतलब कैसे भी कर लो तो हो जाएगा। दूसरा कोऑर्डिनेट निकाल लोगे ऐसे ही करके, एम हो गया, एन निकाल लेना। आगे बढ़ू? ये हम लोग कर चुके हैं। हाइट h/2 आती है। ये आ गया रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो ये सिंपल सवाल है। देखो क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होता है? वेलोसिटी ऑफ इमेज के, जब परपेंडिकुलर में हो। साइन बस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, यानी माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन होगा। बाकी अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन करो इसका, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। देखो विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, मिरर। ये भी अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकाल रही हूँ तो ये मिरर के केस में है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। डायरेक्शंस के साथ लिख दो। ऑब्जेक्ट को बताओ क्या लिखूं, 5 माइनस आई या माइनस या प्लस आई? ऑब्जेक्ट की प्लस आई। हाँ प्लस आई, वेरी गुड, क्योंकि एक्स एक्सिस में है ना, राइट की तरफ, तो ये आएगा तुम्हारा प्लस आई। वीएम बोलो, मिरर का क्या लिखूं? 1 मैम माइनस आई। माइनस आई। ठीक है, ठीक है। और तो ये तुम्हारे पास ये कितना आ गया, 5 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +1। ठीक है, ये माइनस वेलोसिटी ऑफ आई एज इट इज, ये भी कितना हो गया, माइनस माइनस, ये +1 हो जाएगा। तो वी आई निकालो कितनी आ गई, ये हो गया तुम्हारे पास 6। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस वी आई, और ये -1, तो ये यहाँ जाएगा 7 इक्वल्स टू माइनस वी आई। तो वी आई कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर, मेरा -7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस क्या दिखा रहा है कि इमेज कहाँ पे जा रही है, लेफ्ट डायरेक्शन में।
तो ये याद रखना कि ये फॉर्मूला कब लगा सकते हो, जब तुम मिरर के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, VOM माइनस VIM, तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये सब किसके केस में है, जब मिरर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। विद डायरेक्शंस लगाते जाओ, कभी कोई गलती नहीं होगी। 7th करो। पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर मिरर 10 मैम सेंटीमीटर, फिगर नहीं दिख रहा। सॉल्यूशन ही है भाई वो। ये लो, अगर मिरर इज मूव्ड बाय 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मिरर 10 सेंटीमीटर की दूरी पे जा रहा है अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये अगर मिरर है, मिरर यानी 10 सेंटीमीटर अवे ऐसे ही जाएगा, अवे फ्रॉम द मिरर इज मूव्ड बाय 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, फाइंड द डिस्टेंस विच द इमेज विल मूव। तो अब बताओ कि इमेज किस डिस्टेंस से मूव करेगी। तो ये फॉर्मूला किसके लिए लगा रहा था, वेलोसिटी के लिए। सिमिलरली डिस्टेंस के केस में भी लगा सकते हो। बोलो कि डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल्स टू माइनस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है ना भाई, डायरेक्शन ही अलग होती है इसमें भी। तो अब क्या करो, विद रिस्पेक्ट टू मिरर लगा दो ये फॉर्मूला। तो एक्स आई माइनस एक्स आई इक्वल्स टू माइनस एक्स ओ माइनस एक्स एम। एक्स आई कितना है नहीं पता, सेम कितना है देखो 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव, तो इसको 10 ही रखते हैं, इक्वल टू माइनस एक्स नॉट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट तो चुपचाप बैठा हुआ है, विल नॉट मूव, तो ऑब्जेक्ट 0 हो गया। मिरर का फिर से दोबारा माइनस, तो ये कितना है 10, तो कितना हो गया -10 इक्वल्स टू बच्चों, ये हो गया तुम्हारा +10। एक्स आई कितना हो गया तुम्हारा, देखो ये +10 वहां चला गया 20 सेंटीमीटर, तो इमेज कितने डिस्टेंस से भाग जाएगी, 20 सेंटीमीटर। तो सिमिलर, सेंटीमीटर। तो वही फॉर्मूला जो वेलोसिटी के लिए लगाया था, यहाँ पर तुम इमेज के लिए भी लगा, पोजीशन के लिए भी लगा सकते हो। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला है, मेन चीज यही याद रखो, एक्स आई एम इक्वल टू माइनस एक्स ओ एम, पोजिशन वेलोसिटी के लिए वी आई एम इक्वल टू माइनस वी ओ एम। बस हो गया, देखो करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी तुम्हें, बहुत आसान था। 8th करिए, 8th तो शायद हम कर चुके हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय 2 प्लेन मिरर्स, ये तो इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगे, ये भी कर चुके हैं। हाँ चलो ये वाला करो, ये वाले मैंने कराए थे ना, थीटा से मूव होती है इमेज, उतने ही एंगल से रोटेट हो जाती है। ये करो क्वेश्चन 11। 2 मिरर्स हैं, 30 डिग्री पे अलाइन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो है 10 डिग्री बना रहा है M1 के साथ। फाइंड द पोजीशन ऑफ फर्स्ट 2 इमेजेस बाय द ईच मिरर। चलो मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था तुम्हें ऐसे कि 2 मिरर हैं M1 M2, आपस में जो एंगल बना रहे हैं ऐसे करते जाओ, एड ऑन करते जाओ, बताया था ना वो फॉर्मूला, वही फॉर्मूला लगेगा इसमें। मैम फॉर्मूला ही याद नहीं है। दो मिरर्स अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये मिरर मेरा M1 और ये मिरर मेरा M2, दोनों मिरर्स के बीच में 30 डिग्री एंगल है, ऑब्जेक्ट जो है 10 डिग्री विद द मिरर M1, यानी इसके साथ 10 डिग्री बना रहा है, तो सिंपल सी बात है ऑब्जेक्ट इसके साथ 20 डिग्री बना रहा होगा। तो मुझे बताओ M1 की वजह से जो पहली इमेज बनेगी वो यहाँ कितने डिग्री पे बनेगी बच्चों, I1। हम स्क्रीन शो नहीं हो रही कितने आपकी। गए तुम लोगों के नेटवर्क। मैम हो रही है। हाँ ये पता है, सुरेंद्र का ये होता ही है लास्ट में।
तो मिरर जितने डिग्री के ऑब्जेक्ट से मतलब मिरर से जितने डिग्री पे ऑब्जेक्ट होता है उतने डिग्री बैकवर्ड में इमेज बन जाती है। तो देखो पहला ये 10 डिग्री पे है तो ये इमेज भी कितने डिग्री पे बनेगी बच्चों, 10 डिग्री पे। M2 के लिए जो पहली इमेज बनेगी वो कितनी डिग्री पे बनेगी, अगर ये 20 डिग्री है, देखो M2 से जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिग्री पे दूरी पे है, 20 पे, तो इमेज भी कितनी दूरी पे बनी, 20 डिग्री पे। ठीक है, अब M1 की वजह से I2 बताओ कितनी पे, दूसरा इमेज कितने पे बनेगी, दो इमेज पूछी है ना, फर्स्ट इमेज ईच मिरर, तो एक तो 10-10 हो गई। इसका बताओ मिरर का दूसरी इमेज बनाओ, चलो एंगल बताओ M1 के लिए भी और M2 के लिए भी। अब जो दूसरी इमेज बनेगी भाई, जो M2 का जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो देखो M1 से ये कितना, पहला ऑब्जेक्ट ये था ऑब्जेक्ट 1, अब M1 के लिए जो इमेज 1 है ये ऑब्जेक्ट 2 है, तो कितनी दूरी पे है ये, 20, 20 40 और एक 50, तो कितने डिग्री पे बनना चाहिए, 50 पे। ऐसे ही M2 के लिए निकालो, M2 की इमेज कितने पे बनेगी, मैम 40 डिग्री। I1 है ना, I1 पे काम करेगा तो ये 20 30 40, तो ये बनेगी तुम्हारी 40 डिग्री और वो बनी 50। तो ये आ गई तुम्हारे पास दोनों इमेजेस है ना, आंसर ही नहीं है इसमें। आइए रहा, एक 10 डिग्री पे बनी, फिर 50, और उसकी M2 की एक 20 डिग्री पे और एक 40 डिग्री पे। और मैंने तुम्हें डायरेक्ट क्या फॉर्मूला बताया था, ये जिगजैग वाला बताया था, जिगजैग फॉर्मूला। चलो और ये भी बताओ कि टोटल इमेजेस कितनी बनेंगी, नंबर ऑफ इमेजेस। जब एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा तभी तुम्हें छोड़ देना है ना, करते करते। वो जिगजैग वाला क्या था, जिगजैग वाला देख लो, जिसे नहीं आता है कब तक ऐसे मैम ऐसे फूल बनाएंगे। फूल नहीं बनाना है तो इजी तरीका क्या बताया था, मान लो ये M1 है तुम्हारे पास और ये M2 है, ठीक है, इन दोनों M1 कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 10 डिग्री, सॉरी कितने बना रहा है M1, हाँ 10 डिग्रीज का। M2 कितना बना रहा है, 20 डिग्रीज का। 20 डिग्री। तो बना, तो अभी करते जाओ, क्या था भाई, M1 की पहली इमेज 10 डिग्री पे, M1 की पहली इमेज 10 डिग्री पे और इसकी बन गई 20 डिग्री पे। अब एड ऑन करते जाओ, ठीक है, तो हो गया ऐड, ये रहा 20 30 और एक ये रहा 40, आ गया 50। ये 10 के साथ 50 था ना शायद, हाँ तो बन रहा था कितना, M1 M2 के बीच में 30 डिग्री का एंगल था। पहली इमेज M1 की 10 पे बनी, हाँ तो ठीक है ना, ये 20 पे बना ना, ये 20 पे बना, तो ये ऐड करोगे 30 और 20 कितना हो गया 50, 30 और एक ये इसको ऐड करोगे, अब 30 एक 40, तो क्रॉस मल्टीप्लाई है, देखो दोनों के बीच में M1 और M2 के बीच में 30 डिग्री का एंगल है। पहली इमेज तो तुम निकाल लोगे कि बराबर एंगल पे बनेगी, 10 पे बन गई और 20 पे, उसके बाद दिक्कत आएगी है ना, तो उसके बाद क्या करना है, देखो ये 30 डिग्री है, तो इस 30 में तुमने क्या ऐड कर दिया, ये वाला एंगल M1 की पहली इमेज जो कि कितनी है 10 डिग्री, 10 और 30 कितने हो गए 40, M2 की पहली इमेज कितनी थी 20, 20 और 30 50, अब इसको ऐड ऑन करते जाओ, कितना है ये 50, 50 में क्या ऐड करते जाओ 30, तो ये इसकी दूसरी इमेज कितने डिग्री पे बनेगी 80 पे, 40 में फिर क्या ऐड करते जाओ 30, तो कितने पे बनी 70 पे, तो ये ऐड करते जाओ है ना, 10 में 30 50 में 30, अब 80 में 3 ऐड करो कितने बन गए 11, 110, और ये तुम्हारा 100, अब ये 110 से कितनी हो गई 30 डिग्री ऐड करते चले जाओ बस, ये कितना हो गया 140,
फिर 30 डिग्री ऐड कर दो, कितना बन गया 170 डिग्री। तो टोटल इमेज कितनी बन गई M1 के पास 1 2 3 4 5 6, 6 इमेज यहाँ से आ गई। और ये इसमें कितनी आई 140 130 160। अब नहीं बनेगा 160 से आगे है ना, क्योंकि 180 डिग्री पे स्टॉप कर देना है। कितनी इमेज हो गई भाई गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, गिनना 1 2 3 4 11 बनेंगे। गिन, ये टोटल कितना हुआ 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 कैसे आ रही है फिर, 170 और 160 पे जा रहा है ना, जिगजॉग जिगजॉग। इन्हें गिनना कितनी बन रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे स्टॉप हो गई है, 120 डिग्री से ज्यादा जा रही है। अच्छा लास्ट इमेज में माइनस कर देते हैं, ठीक है, कोइंसाइडेड इमेज होगी। देखो ये इमेज लास्ट वाली इमेज जो है ये कोइंसाइडेड इमेज होंगी, तो दिस विल मेक ओनली 11 इमेजेस। तो दोनों फॉर्मूला हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला ये जो है ये भी यूज कर सकते हो। ये इसमें तुम्हें पर ये है कि याद करनी पड़ेंगी चीजें, एग्जाम में बैठ के कई बार याद नहीं रहता है, ये चीज याद रखना कि कब इवन नंबर है कब ऑड नंबर है, नहीं याद रह पाएगा। अगर याद कर सकते हो तो भाई ये चीज याद कर लेना, वरना कॉन्सेप्ट तो यही कहता है इस तरीके से कर लेना, जैसे तुम्हारा मन करे वही कर लेना। ठीक है, टाइम सेविंग के लिए करना चाहते हो और मेमोरी अगर स्ट्रांग है तो दिस इज इजी वे। बट अगर तुम्हें मैम मेमोरी नहीं याद रहती, कॉन्सेप्ट याद रहते हैं, तो ये वाला इस तरीके से कर सकते हो, जैसा तुम्हारी मर्जी। कौन से तरीके से करोगे, जिगजैग या फिर ये फॉर्मूला? मैम फार्मूला ही सही है। तो फिर फॉर्मूले से कर देना। मेरे को दोनों सही लगते हैं। दोनों ही सही है देखो, बट ये है फॉर्मूले में भाई अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, अगर तुम भूल गए फॉर्मूला तो फिर गया मैम फिर सवाल। घंटा भर हो गया। हाँ मैम सब क्या गड़बड़ कह हो रहे जाएगा हो? फिर तो। हाँ अगर मान लो 3 सवाल आ गए और तुम्हारे दिमाग से फॉर्मूला चला गया तो 3 सवाल गए। अगर फिर भी अगर लास्ट ऑप्शन देखो तुम्हारे पास, ये एक काम करना, फॉर्मूला भी याद कर लेना और कॉन्सेप्ट भी। लास्ट तुम्हारे पास ऑप्शन होना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। अगर याद कर पाओ तो याद कर ओके पाओ। मैम। चलो बाय बाय एवरीवन। हाँ थैंक यू Bye, मैम। ma'am. बाय मैम। बाय, Thank you. गुड नाइट मैम। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।